तो लास्ट लेक्चर हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे कि छोटा सा पॉइंट है जो हमारे लिए आगे काम आएगा, है ना। तो हम पढ़ते हैं पहले स्टोरी ऑफ लाइट। तो ये स्टोरी वापस से क्या होगा, फिर से आपको नोट करना पड़ेगा पूरा। तो पहले अच्छे से सुनना, फिर नोट्स बना लेना इसके। मैं ट्राई करूँगा कि इसके नोट्स आपको जिस तरह से मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी आपको कुछ स्क्रीनशॉट सेंड किए तो लेक्चर के स्टार्टिंग में सेंड कर पाऊँ या एंड में कहीं पर भी होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग नोट करो, स्टोरी ऑफ लाइट। अब ये स्टोरी है क्या? ये बेसिकली डिस्कशन है, आर्ग्यूमेंट्स हैं किस चीज़ पर कि लाइट का डबल नेचर होता है, जैसे डबल नेचर ऑफ लाइट भी बोलते हैं, ठीक। डबल नेचर का नहीं, अच्छा और बुरा, है ना। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। एक्चुअली क्या, सबसे पहले क्या है, हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट थे। तो बेसिकली इसमें दो साइंटिस्ट, एक तो हमारे जिनको कभी चैन नहीं मिला, न्यूटन, और दूसरा हाइजेनबर्ग। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने कॉन्सेप्ट लाइट के ऊपर दिए और दोनों एक दूसरे से डिफर थे। इन्होंने, न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ने एक थ्योरी दी और उन्होंने बोला कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर की है। लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है और उन पार्टिकल्स को कॉर्पस्क्यूल्स बोलते हैं। और इन्होंने अपनी थ्योरी को जो पोस्टुलेट दी, उस थ्योरी को नाम दिया कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, ठीक है। दूसरे है हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने बोला कि बेसिकली जो वेव फ्रंट्स वगैरह हैं, जो हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, अभी खैर हमारे डिस्कशन का पॉइंट नहीं, बट इन्होंने बोला कि लाइट का नेचर क्या है, वेव। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है, और इन्होंने क्या बोला, लाइट का जो नेचर है वो वेव नेचर है, ठीक है। तो अब दोनों अलग अलग, दोनों साइंटिस्ट हैं, अच्छे बड़े साइंटिस्ट हैं, लेकिन ये बड़े साइंटिस्ट थे। तो अब लोगों ने कहा कि और भी कुछ डिस्कशन चले। तो इसके बाद एक साइंटिस्ट और आए, मैक्सवेल, और इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन थ्योरी दी। इन्होंने क्यों बोला कि लाइट जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी हुई, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे हैं। और इनका जो थ्योरी था वो थ्योरी सपोर्ट किया लाइट के वेव नेचर को। तो इन्होंने किसको सपोर्ट किया, वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद हमारे बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, अब आइंस्टाइन की क्या स्पेलिंग है करेक्ट मुझे याद भी नहीं, जो भी आप देख के नोट कर लेना। आइंस्टाइन ने क्या किया, इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक एक्सपेरिमेंट है जो हम मॉडर्न फिजिक्स में ही पढ़ेंगे, ये परफॉर्म किया। और इस परफॉर्म करने के बाद उस एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन दिया। वो एक्सप्लेनेशन सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम लाइट को पार्टिकल माने, वेव नेचर से वो प्रूफ हो ही नहीं पाया। तो इन्होंने, इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसने किसको सपोर्ट किया, सॉरी, पार्टिकल नेचर। क्लियर। तो इस तरह से ये डिस्कशन, ये आर्ग्यूमेंट चल रहा था। फिर हमारे एक बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट ने बताया, और उन साइंटिस्ट का नाम था डी ब्रोगली। ठीक, डी ब्रोगली ने क्या बोला कि लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी है, पार्टिकल एंड वेव बोथ। ये कैसे पॉसिबल है वो मैं बताता हूँ, बट पहले आप इन्होंने जो आर्ग्यूमेंट किए उनके बारे में आप पहले से नोट कर लो। सबसे पहले कौन, न्यूटन। न्यूटन ने क्या बोला कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल नोन एज कॉर्पस्क्यूल एंड थ्योरी इज नोन एज कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, राइट। उसके बाद साइंटिस्ट कौन है, हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने क्या बोला, लाइट इज वेव, और इन्होंने वेव थ्योरी को सपोर्ट किया, राइट। उसके बाद हमारा कौन है, मैक्सवेल। और मैक्सवेल ने अपना कौन सा, EM वेव रेडिएशन बताया। और उन्होंने क्या होता है कि लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो वेक्टर्स होते हैं वो परपेंडिकुलर ऑसिलेट होते हैं। तो इनकी जो थ्योरी थी किसको सपोर्ट किया, लाइट की वेव नेचर को सपोर्ट किया, ओके।
उसके बाद हमारा है एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बताया कि लाइट के उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। द एक्सपेरिमेंट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सप्लेनेशन था वो तभी पॉसिबल था जब हम लाइट को क्या एज्यूम कर लें, पार्टिकल, वेव नेचर से वो एक्सप्लेन ही नहीं हो रहा था। इसलिए इन्होंने किसको सपोर्ट किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सपोर्ट किया, सॉरी लाइट की पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए नोन एज डी ब्रोगली, और डी ब्रोगली ने क्या बोला कि बेसिकली लाइट के दोनों नेचर हैं, कभी वो पार्टिकल नेचर शो करता है और कभी वो वेव नेचर शो करता है। ठीक है, एक तरह से आप ऐसा देखो कि एग्जैक्टली मैं सच बताऊं तो हमें आज भी नहीं पता है कि लाइट क्या है, मे बी पार्टिकल और मे बी वेव। तो बेसिकली जहां उसका वेव नेचर डोमिनेट करता है हम उसको वेव मान लेते हैं, जहां उसका पार्टिकल नेचर डोमिनेट करता है हम उसको पार्टिकल मान लेते हैं। तो अभी ये चल रहा है, हो सकता है नियर फ्यूचर में कभी ऐसा कुछ निकल गया कि लाइट दोनों ही ना हो, कुछ और निकले, वो आगे की बात है। बट अभी हम क्या करते हैं, क्लियर है। इसलिए क्या बोला गया कि लाइट का क्या है नेचर, डबल नेचर है। ठीक है, क्लियर है। चलो तो आप ये नोट करो, फिर डी ब्रोगली पे आते हैं। तो हमारे साइंटिस्ट कौन है, डी ब्रोगली। और डी ब्रोगली ने क्या बोला कि पहले स्टेटमेंट क्या बोला वो नोट कर लो। उन्होंने बोला लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल known as photon and momentum of a photon is given by p is equal to h by lambda। ठीक है, अब इस बात को पहले थोड़ी फील करो आप कि मोमेंटम किसकी प्रॉपर्टी हुआ करती थी, पार्टिकल की, और लैम्डा किसका नेचर है, वेव का। तो रियलिटी में देखा जाए तो डी ब्रोगली ने एक ही इक्वेशन में लाइट को पार्टिकल और वेव दोनों रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अच्छा एक चीज बताऊं कि जो फोटोन होता है वो किसकी स्पीड से मूव करता है, लाइट की स्पीड। तो आप चाहो तो नोट कर लो, फोटोन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। बट इस पर्टिकुलर केस में किसके लिए, स्टार मार्क करो आप, एक इसमें कंफ्यूजन होता है क्योंकि स्टूडेंट को, कि लाइट की इन केस ऑफ लाइट मोमेंटम p कैन नॉट बी इक्वल टू m इंटू सी। ये आप ऐसे लिख नहीं सकते, क्लियर है, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि अच्छा मोमेंटम इसके इक्वल है तो p की जगह पर क्या लिख दो, m इंटू सी। ऐसे नहीं लिख सकते आप, किसके लिए, लाइट के लिए। ये चीज लिख पाओगे किसके लिए, मैटर के लिए। आप p की जगह क्या लिख पाओगे, mv, किसके लिए, मैटर वेव के लिए। खैर वो आगे का डिस्कशन है, अभी यहीं तक डिस्कशन करते हैं इस पॉइंट पर। ठीक है, तो ये बोला उन्होंने। अच्छा ये कहाँ से आया, इसका थोड़ा सा और मैं आपको रियलिस्टिक तरीका बताता हूँ, ये प्रॉपर कहाँ से डेराइव हो क्या है। ठीक है, तो आप ये नोट करो पहले, फिर बताता हूँ। बेसिकली जो रिलेटिविटी थ्योरी है ना, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी ऑफ अ फोटोन, एनर्जी ऑफ द फोटोन E is equal to, sorry, E square is equal to P square C square plus M naught square इंटू सी की पावर 4। ये एक इक्वेशन होती है जिसका हमसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ऐसे बता रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए, फील आए थोड़ी सी। खैर फील क्या आएगी इसमें, फोटोन जो होता है वेयर एम नॉट इज व्हाट, रेस्ट मास, एंड रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन जो होता है वो जीरो होता है। ये सारे थ्योरेटिकल पॉइंट है, जरूरी हमारे लिए काम आएंगे। तो सोचो एनर्जी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू सी, सिर्फ इतना सा। ठीक है, और आपको लास्ट लेक्चर अगर याद हो एटॉमिक स्ट्रक्चर के, तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती थी, hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू P इंटू सी, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, तो मोमेंटम ऑफ द फोटोन कैन बी रिटन एज h बाई लैम्डा। ठीक है, तो आप ये स्क्रीनशॉट पर इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग नोट करना, डिस्कशन एट इंटेंसिटी एंड एनर्जी। ऑल्दो मैं पहले करा चुका हूँ, बट अब जो सेगमेंट पढ़ेंगे हम कम से कम 1 या 2 लेक्चर, उसके लिए ये सेगमेंट आना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको मैं फिर से अच्छे से रिवाइज करा रहा हूँ, इसलिए इसको अच्छे से देख लो आप।
इंटेंसिटी और एनर्जी के ऊपर है ना, तो आप हेडिंग नोट कर लो, डिस्कशन एट एनर्जी एंड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले समझते हैं कि पावर, एनर्जी और इंटेंसिटी 3 फैक्टर आएंगे, पावर भी आएगा, तो आप चाहो तो पावर भी लिख सकते हो, पावर भी ऐड कर लो, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं एक सोर्स की पावर, पावर इज इक्वल टू, पावर का यूनिट क्या होता है बेसिकली, यूनिट होता है वॉट, और वॉट क्या होता है बेसिकली, जूल पर सेकेंड। जूल किसका यूनिट है, जूल यूनिट है एनर्जी का। मतलब किसी सोर्स से, जैसे मैंने बोला कि एक बल्ब 10 वॉट का है, तो इससे क्या समझ में आया कि 10 वॉट बल्ब का मतलब है कि 10 जूल एनर्जी 1 सेकंड में आपको मिल रही है, ये उसकी पावर है, ठीक है, कि वो आपको एनर्जी, ये जो हम देखते हैं सुनते हैं जो भी क्या है वो एनर्जी तो है। तो बेसिकली 10 वॉट का क्या मतलब है कि इससे जो मिलने वाली एनर्जी है ना वो 1 सेकंड में 10 जूल है। क्लियर है? ओके, तो एनर्जी का, पावर का ये मतलब हुआ। इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है, इंटेंसिटी इज बेसिकली पावर अपॉन एरिया। हम इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं आई से, तो आई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, पी बाई ए। अब सोचो इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या है, वॉट, वॉट मतलब जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, पावर अपॉन एरिया, तो यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो आप ये नोट करो, अभी डिस्कशन बाकी है, इसी में कराऊंगा ये। एक ये सोर्स है अपना जिसका पावर P वॉट है, ठीक। इससे R1 डिस्टेंस पर एक कोई चीज रखी हुई है जिसका रेडियस R है, और इस सर्कुलर फॉर्म में रखी हुई है ऐसे इसके सामने। तो बेसिकली मैं पूछूं आपसे कि इस पर ध्यान समझना इस बात को, कितनी एनर्जी पर सेकेंड, एनर्जी पर सेकंड का मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ, इस पर 1 सेकंड में कितनी एनर्जी आ रही है वो पूछूँ कि कितनी आई होगी, तो आप क्या लिखोगे। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, इस सोर्स की वजह से, ये जो सोर्स है पॉइंट सोर्स, इस पॉइंट सोर्स की वजह से यहाँ पर कितनी इंटेंसिटी है। तो देखो क्या सिखाया था कि ये जो सोर्स है, इस सोर्स का अगर पावर P है तो इससे कोई भी रैंडम डिस्टेंस पर आप क्या करो, एक स्फेरिकल बॉडी एज्यूम कर लो। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट सोर्स से जो एनर्जी निकलेगी वो 2D में निकलेगी, 3D में इससे एनर्जी निकलेगी लाइट के फॉर्म में, इधर 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 हर डायरेक्शन में 3D में जाएगी। और मैं सारी एनर्जी को कवर करना चाहता हूँ, तो वी हैव टू ड्रॉ अ स्फीयर नॉट अ सर्कल, ठीक। तो हमने स्फीयर ड्रॉ किया तो हमें समझ में आया कि इससे निकलने वाले सोर्स से जो पावर निकली उसकी इस पॉइंट पर इंटेंसिटी लिखो आप पहले तो इंटेंसिटी क्या लिखोगे आप, इंटेंसिटी लिखोगे P अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर। पहले समझो ये क्या चीज़ है, इंटेंसिटी क्या समझाया था कि किसी सोर्स की वजह से किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी कभी भी लिखनी हो, कि ये एक सोर्स है इसकी वजह से इंटेंसिटी लिखनी है, तो आप क्या करोगे, इस सोर्स की वजह से उस पॉइंट पर इंटेंसिटी लिखने के लिए इस सोर्स का पावर डिवाइड बाई इस सोर्स से जो एनर्जी 3D में निकली उसको कवर करने के लिए जो स्फीयर बनाया उसका एरिया। यहाँ इसके एरिया से अभी कोई लेना देना नहीं है, अभी तो हमने इस सोर्स की वजह से इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी आई वो लिखी है, ठीक है। अब ये तो आ गई इंटेंसिटी किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, एक बार समझो, इंटेंसिटी का फॉर्मूला था पावर अपॉन एरिया, और पावर को हम लिखते थे जूल पर सेकेंड, और जूल किसकी यूनिट, एनर्जी। मतलब कभी भी मुझे एनर्जी पर सेकेंड निकालना हो और मुझे इंटेंसिटी पता हो तो एनर्जी पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एनर्जी पर सेकेंड इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी इंटू एरिया, बट इसमें ये एरिया किसका है, ये एरिया इसका आएगा, कंफ्यूज ना हो।
जब किसी सोर्स की वजह से किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी थी, क्योंकि इंटेंसिटी किसकी निकाल रहे हो आप, इस सोर्स ने इस पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी जनरेट की, तो क्या करो पावर अपॉन एरिया, लेकिन इसमें एरिया कौन सा, जो इस सोर्स से जो पावर 3D में फैली उसका एरिया, तो ये इंटेंसिटी के लिए। अब मुझे ये देखना है कि ये जो प्लेट रखी हुई है, कोई बॉडी रखी है, इस पर कितनी एनर्जी पर सेकंड गिरी, तो मैं क्या करूँगा, जो इंटेंसिटी है उसमें एरिया से मल्टीप्लाई करूँगा, बट ये एरिया किसका होगा, ये एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ बॉडी, जिस पर आप क्या निकाल रहे हो, एनर्जी पर सेकंड निकाल रहे हो। क्लियर है? इस पूरी चीज़ को आप बहुत ढंग से देखना, मॉडर्न फिजिक्स में बहुत काम आएगा आपको, ठीक है। चलो अब इसका क्या काम है मॉडर्न फिजिक्स में, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपसे सिंपली बोलूँ कि यहाँ पर एक लाइट बीम आ रही है ऐसे, और ये एरिया ए है, जो लाइट बीम आ रही है उसकी इंटेंसिटी आई, एरिया ए दी है, लैम्डा, ये सब गिवन है। तो आपको बताना है नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग इन T0 टाइम। ठीक, करके देखो आप, ये क्वेश्चन आपसे बन जाए तो बहुत मजा आएगा। वैसे ऑल्दो थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्चुअल है तो हो सकता है ना बने, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप इसमें। तो सबसे पहले जैसे मैं आपसे बोलूँ कि टोटल मैं मार्केट गया और मेरे टोटल 100 रुपीज़ खर्च हुए, और मैं वहाँ से पेन लेके आया 5 सपोज, तो एक पेन की कॉस्ट क्या होगी, 20 रुपये। ये कैसे निकाला आपने, जो टोटल अमाउंट था जो खर्च हुआ उसमें जो नंबर ऑफ पेन में लेके आया वो डिवाइड कर दिया, तो कितने नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग इन T0 टाइम आए। तो मैंने क्या सोचा, मैंने कहा एक काम करो, इसको कैलकुलेट करने से पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में आने वाले फोटोन निकालिए, तो T0 में पूछे तो क्या करूँ, T0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1 सेकेंड में आने वाले फोटोन, मैंने कहा ठीक है क्या करें, तो हमने कहा एक काम करते हैं। सो जो टोटल एनर्जी जो आ रही है, मुझे अभी पता कितनी आ रही है, उस एनर्जी में अगर एक फोटोन की एनर्जी का डिवाइड कर दिया जाए, मैंने कहा 100 जूल एनर्जी आई और एक फोटोन की एनर्जी है 2 जूल, तो कितने फोटोन आए, तो आप बोलोगे सर 50 आए। तो हमने कहा कि पहले कैलकुलेट करो टोटल एनर्जी जो आ रही है उसमें डिवाइड कर देंगे एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, दैट वी विल गेट नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग इन 1 सेकेंड। तो हमने कहा देखो एक चीज़ तो पता है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन क्या होती है, hc/λ, ये तो मैंने लिख दी। ये क्या है, ये क्लियर है, डिवाइड क्यों कर रहे हैं एनर्जी ऑफ फोटोन, ये क्या चीज़ है, एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। टोटल जो एनर्जी आई वो कितनी होगी, अब सोचो टोटल एनर्जी जो 1 सेकेंड में, क्या उसे हम लिख सकते हैं I इंटू ए, एनर्जी पर सेकंड क्या आया था, अभी हम देखा था कि एनर्जी पर सेकंड क्या था, इंटेंसिटी इंटू एरिया, ये आगे आई ए इंटू hc/λ। अब बस कुछ नहीं, ये यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा IA अपॉन hc, λ ऊपर चला गया इंटू T0, ये आंसर। ठीक है, चलो इसके आगे नेक्स्ट पे देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।